नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे आंदोलन की जिसे देश का पहला नागरिक अधिकार आंदोलन भी कहा जाता है, महाड़ सत्याग्रह। अभी हाल ही में इसकी 99वीं वर्षगांठ गुजरी है, तो ये बिल्कुल सही मौका है कि हम इस ऐतिहासिक घटना की जड़ों को और इसके महत्व को जरा गहराई से समझें। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, बिफोर सॉल्ट देयर वाज वाटर, यानी नमक से पहले पानी था। लेकिन इस लाइन का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही गहरी और अक्सर नजरअंदाज की गई सच्चाई को बयां करती है। इस एक्सप्लेनर के अंत तक आप इसके पीछे की पूरी शक्तिशाली कहानी को समझ जाएंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे पानी के लिए उस संघर्ष से, फिर सत्याग्रह के पूरे टाइमलाइन को देखेंगे। इसके बाद हम इसकी विरासत और हमारे समाज पर इसके असर को जानेंगे। फिर हम महाड़ सत्याग्रह की तुलना नमक सत्याग्रह से करेंगे। ये कंपैरिजन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और आखिर में हम बात करेंगे उन संवैधानिक टेकअवेज की जो आज भी हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ये समझने के लिए कि आखिर ये आंदोलन शुरू ही क्यों हुआ। हमें उस समय के सामाजिक माहौल को, उस संघर्ष के कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में था ये चावदार तालाब। ये महाराष्ट्र के महाड़ शहर में एक पब्लिक वाटर टैंक था। अब कहने को तो ये सार्वजनिक था और एक कानूनी रेजोल्यूशन के बाद तो इसे दलित वर्गों के लिए खोल भी दिया गया था, लेकिन असलियत में उन्हें इसका इस्तेमाल करने की सख्त मनाही थी। तो आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एक तालाब नहीं रह गया था, ये मानवाधिकारों का एक जीता जागता युद्ध क्षेत्र बन गया था। देखिए, कानून तो कागज पर आ चुका था। 1923 में के बोले एक रेजोल्यूशन लेकर आए जिसने सार्वजनिक जगहों को दलित वर्गों के लिए खोल दिया। फिर 1924 में महाड़ की नगरपालिका ने भी इसे अपना लिया। पर हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि ऊंची जातियों के जबरदस्त विरोध के चलते किसी को भी उस तालाब तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो इस सत्याग्रह का लक्ष्य साफ था, पानी पर अपने कानूनी और नैतिक दोनों अधिकारों को जताना। तो चलिए अब चलते हैं इस आंदोलन की मुख्य घटनाओं की तरफ, खासकर 1927 में हुए उन कोर इवेंट्स पर जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। इस स्लाइड पर आप इस पूरे संघर्ष की एक हाई लेवल टाइमलाइन देख सकते हैं। मार्च 1927 में पहला मार्च हुआ और तालाब से पानी पिया गया। दिसंबर 1927 में दूसरा सत्याग्रह हुआ और मनुस्मृति को जलाया गया। और फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 1937 में जाकर आखिरी जीत हासिल हुई। 20 मार्च 1927 ये वो तारीख थी जब डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला और चावदार तालाब से पानी पिया। जरा सोचिए, ये सिर्फ पानी पीने का एक काम नहीं था, ये सदियों से चली आ रही एक सामाजिक कुप्रथा, एक जातीय टैबू पर सीधी और खुली चुनौती थी। और इस साहसिक कदम का नतीजा क्या हुआ? जबरदस्त हिंसा। ऊंची जाति के समूहों ने सत्याग्रहियों पर हमला कर दिया। ये झूठी अफवाहें फैलाई गईं कि वो लोग मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और उस तालाब को गाय के गोबर और गौमूत्र से शुद्ध किया गया। इस एक घटना ने जातीय पूर्वाग्रह के क्रूर और घिनौने चेहरे को सबके सामने लाकर रख दिया। जब दिसंबर 1927 में दूसरे सत्याग्रह की तैयारी हुई, तो अदालत से एक इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया गया। मतलब सत्याग्रहियों को तालाब तक जाने से कानूनी तौर पर रोक दिया गया। पर जब एक रास्ता बंद हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक और भी बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया, जो जाति आधारित विचारधारा का प्रतीक मानी जाती थी। ये उस पूरी विचारधारा को जड़ से खारिज करने का एक ऐलान था। तो सवाल ये उठता है कि इन सब घटनाओं का हमारे आधुनिक भारत पर आखिर असर क्या पड़ा? चलिए अब महाड़ सत्याग्रह की विरासत और उसके गहरे सामाजिक प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। महाड़ ने दलित राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट ला दिया। मतलब अब सियासत का तरीका ही बदल गया था। अब तक सिर्फ ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं दी जाती थी, मिन्नतें की जाती थी, लेकिन महाड़ के बाद सीधी कार्रवाई और जन आंदोलन का दौर शुरू हुआ। ये एक नया अप्रोच था। अब अधिकार मांगे नहीं जा रहे थे, बल्कि अधिकारों पर दावा किया जा रहा था। और इस आंदोलन की एक और बहुत खास बात थी इसका नारीवादी दृष्टिकोण। डॉक्टर अंबेडकर ने वहां मौजूद दलित महिलाओं से खासतौर पर कहा कि वो छुआछूत से जुड़े सभी निशानों को त्याग दें और अपनी साड़ियों को ठीक उसी तरह पहने जैसे कोई और महिला पहनती है। ये सामाजिक बराबरी के दावे का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था। लेकिन तालाब पर अधिकार की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये कानूनी लड़ाई पूरे 10 साल तक चली और आखिरकार 1937 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और चावदार तालाब को कानूनी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए सभी समुदायों के लिए खोल दिया गया।
अब आते हैं हम उस सवाल पर जो हमने बिल्कुल शुरुआत में उठाया था। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से महाड़ और नमक सत्याग्रह के बीच तुलना करना बहुत जरूरी है। जरा स्टेबल को ध्यान से देखिए। गांधी जी का नमक सत्याग्रह बाहरी उपनिवेशवाद यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ था। वहीं अंबेडकर का महाड़ सत्याग्रह आंतरिक उपनिवेशवाद यानी समाज के भीतर मौजूद जाति व्यवस्था के शोषण के खिलाफ था। गांधी जी के लिए नमक एक प्राकृतिक अधिकार का प्रतीक था, वहीं अंबेडकर के लिए पानी से इनकार करना इंसानियत से इनकार करने जैसा था। गांधी जी का स्वराज राजनीतिक आजादी पर केंद्रित था, जबकि अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक स्वतंत्रता एक प्री रेक्विजिट है, यानी पहली शर्त है। महाड़ सत्याग्रह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना बनकर नहीं रह गया, इसका सबसे गहरा और स्थायी प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर पड़ा। चलिए देखते हैं कैसे। चावदार तालाब पर जो नैतिक लड़ाई लड़ी गई थी, उसी लड़ाई ने सीधे सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 15 की नींव रखी, जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। और बिल्कुल इसी तरह इस आंदोलन की गूंज हमें आर्टिकल 17 में भी सुनाई देती है, जिसने अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा को कानूनी तौर पर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये जानना भी दिलचस्प है कि आज उसी ऐतिहासिक दिन की याद में 20 मार्च को पूरे भारत में आधिकारिक तौर पर सामाजिक सशक्तिकरण दिवस या सोशल एम्पावरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर 1927 में किसी को पानी पीने से रोकना इंसानियत को नकारना था, तो आज के दौर के चावदार तालाब क्या हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।